चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट है, क्या है इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी सर। आपके पिताजी किसान हैं। यस सर। यदि आप सेलेक्ट होते हैं यस तो सर। आप खेती में क्या क्या सुधार करना चाहिएगा अपने क्षेत्र में? ये बताइए, राजनीति जब लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे थाम लेता है। जी सर। ये कथन किसका है? मैं कमिंग सर। आइए। थैंक यू सर। अजीत सिंह खड्डा। यस सर। हैव आई प्रोनाउंस इट करेक्टली? खड्डा? खद्दा सर। खड्डा। यस सर। बैठिए, तशरीफ रखिए। प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। थैंक यू सर। आराम से बैठिए, इत्मीनान से। तो खड्डा साहब बताइए, आप क्रिकेट के शौकीन हैं? यस सर। क्रिकेट खेलते भी हैं? सर स्कूल टाइम पे काफ़ी खेला है, उसके बाद उसके बाद नहीं खेला? उसके बाद उतना नहीं खेल पाया। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट तो है। यस सर। ये जो मैचेस वैचेस चलते हैं Yes, इनमें इंटरेस्ट रखते हैं? यस सर। आजकल कौन कौन से मैचेस चल रहे हैं? जी सर। आजकल कौन कौन से चल रहा है? जी सर, अभी तो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, किसके सीरीज हो साथ? रही है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड सीरीज, हाँ हाँ। जो टेस्ट सीरीज चल रही है। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, हाँ, वो चल रही है सर। हमारा नेशनल टीम भी कहीं खेल रहा है? ये सर हमारी जो अभी खेल रहे हैं ना, ये कहाँ? इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं टेस्ट। इंग्लैंड के साथ खेल रहे Yes, हैं? sir. क्या वहाँ रिजल्ट्स हैं, क्या पोजीशन है? जी सर। लास्ट मैच कब हुआ, कैसा रहा? जी सर, जो पहला टेस्ट था वो हम हार गए। क्यों? एक ही आदमी ने हरा दिया आपको? यस सर। क्या नाम था उसका? ओली पोप था। हाँ, कितने रन बनाए उसने? सर उन्होंने शायद 190। अकेले ने? हाँ सर। पहले 190 के पीछे थे और 190 उसी ने बना के बराबर Yes, कर sir. दिया। पूरा He did extremely well. यस And who is your best bowler today? आज की डेट में आपकी टीम में, हमारी टीम में सबसे अच्छा बॉलर कौन है? सर मोहम्मद सिराज। सबसे अच्छा बॉलर वो है? Yes, sir. सिराज। यस क्या क्वालिटी है उसकी? सर वो चाहे T20 वनडे सीरीज हो या टेस्ट सीरीज हो, दोनों में अच्छे विकेट लेते हैं और उनकी जो पेस है वो मुझे पसंद है। और व्हाट अबाउट बुमराह? जी सर, उनका सर तो फिटनेस का रहता है थोड़ा, कि वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो वो कंसिस्टेंटली नहीं खेले इतने। वो भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनका तो ओड एक्शन बुमराह की है। एक खास क्वालिटी है, अगर आप बता सकते हो तो, वरना मैं बता दूंगा आपको। उनका जो ओड एक्शन है एक तो। बुमराह इज ओनली प्लेयर प्रोबेबली इन द वर्ल्ड, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जी सर। जो वो कहाँ बॉल फेंकना चाहता है यस सर, वो वहां तब फेंक पे। सकता यस सर। है ना? चाहे बाउंसर हो, चाहे यॉर्कर, क्या उसको बोलते हैं जो विकेट के ऊपर गिरता है, व्हाट डू यू कॉल दैट? बिल्कुल जाके गिरता है, यॉर्कर, यॉर्कर, और एनी फॉर दैट मैटर। यस सर। एंड ही इज द ओनली प्लेयर इन द वर्ल्ड, दे से आमतौर पर जो बैट्समैन है वो देखता रहता है बॉलर की तरफ कि वो कैसे फेंकेगा। ये ऐसा बॉलर है, वो उसकी तरफ देखता रहता है वो क्या करेगा और उस हिसाब से बॉल फेंकता है। ये उसकी क्वालिटी है। जी सर, परफेक्शन है उनमें। मुझे सुना है मैंने, ये ठीक है क्या? हाँ सर, परफेक्शन है उनमें। वो उसमें है। ऐसा माना जाता है कि 6 बॉल भी यॉर्कर फेंक सकते हैं वो। अच्छा, हाँ, इतनी परफेक्शन है उनमें। यस, दैट्स राइट। और दूसरी कौन सी गेम खेलते हैं आप? सर जनरली गांव में होता हूँ मैं, तो जैसे चरबर हुआ एक जो खेल होता है। अभी आप अजमेर में रह रहे हैं ना? जयपुर में रह रहे हैं? जयपुर सर। जयपुर में रह रहे हैं जी सर। या उसके आगे कोई एक और जगह है, वहीं रह रहे हैं? सर जयपुर से 70 किलोमीटर दूर एक गांव है, जो कि जो प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर आपने सुना होगा। क्या कर रहे वहाँ हैं? से 10 किलोमीटर। क्या कर रहे हैं सर आजकल? क्या कर रहे हैं? सर फुल टाइम यूपीएससी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। फुल टाइम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। जो आपकी जो लास्ट एजुकेशन का क्वालिफिकेशन खत्म करी थी आपने? जी सर, 2021 में सर मैंने एमए कंप्लीट करी थी। एमए किया था? यस सर। एमए इन हिंदी लिटरेचर सर। हिंदी लिटरेचर? यस सर। और अभी सब्जेक्ट भी आपका हिंदी लिटरेचर था? जी सर। कि मैं तो हिंदी लिटरेचर के बारे में जानता नहीं हूँ और मेरे ब्रदर्स आपसे पूछेंगे। मुझे तो आप ये बताइए कि आपने आज का अखबार पढ़ा? जी सर। पढ़ा? जी कौन सा अखबार पढ़ते हैं? सर दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ आजकल। तो कोई ऐसी मुझे एक खबर बताइए जो आपको सबसे स्ट्राइकिंग लगी हो और आपको लगे कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोई भी एक बताइए। जी सर। किसी भी न्यूज़पेपर की बताइए, दोनों में से, हिंदी या सर एक इंग्लिश। तो जो आईसीजे का वर्डिक्ट आया है, हाँ हाँ, तो उसके ऊपर मैं मानूंगा। चलो वो भी है। और कोई? जी सर। सर एक
कोई अपने हिंदुस्तान के बारे में, अपने देश के बारे में कोई न्यूज़ आई हो? जी सर। सर प्रधानमंत्री मोदी जी जो महात्मा गांधी जी की जो पुण्यतिथि है हाँ उसके ऊपर वो पुष्प अर्पित करते हुए उनकी एक फोटो आई थी दैनिक भास्कर में। हाँ, जी सर। उन्होंने एक वक्तव्य दिया है बड़ा इम्पोर्टेंट किसी बात के ऊपर, आज की अखबार में था या कल की अखबार में था, एनीवे आपको याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की, जी सर। उसी की बात कर रहे हैं? यस सर। क्या वर्डिक्ट दिया उन्होंने? सर उन्होंने अंतरिम जो फैसला दिया है कि जो इजराइल है उसको जो भी वहाँ के गाजा के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं तो उनको कम करना चाहिए, बंद करना चाहिए। हालांकि उन्होंने युद्ध समाप्ति की बात नहीं कही है और उन्होंने कहा है कि जो सिटीजन्स पे जो क्राइम हो रहे हैं वो रोके जाने चाहिए और जो रसद और जो खाद्य आपूर्ति है कैसे रुकेंगे? जी आप बताइए कैसे रुकेंगे? आपके विचार में क्या करना चाहिए जो वो रुकेंगे? ऐसे जो अटैक हो रहे हैं वो कैसे रुकेंगे? जी सर। सर वैसे आईसीजे के पास अपने जो फैसले हैं उनको लागू करवाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो उन्होंने अभी तो ये जो वर्डिक्ट दिया है उन्होंने सिफारिश करी है इजराइल से, तो उसके ऊपर इजराइल को दोबारा अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि उन्होंने क्या क्या फैसले लिए हैं और वो आगे क्या करें। ये युद्ध बंद भी तो होना चाहिए ना? जी सर बिल्कुल, ये होना बंद होना चाहिए। इसका हल क्या है, क्या सोल्यूशन है इसका ताकि बंद हो जाए? ये तो जी चलते जाएगा, 4-5 महीने हो गए चलते जाएगा, तो युद्ध की कभी ना कभी तो समाप्ति होती ही है ना। चाहे कैसा भी युद्ध हो कभी ना कभी तो समाप्त होगा। बिल्कुल। कैसे समाप्त होगा, क्या हल है इसका? सर इसका जो हल है जैसा कि हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी बताए हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी है, उसी से इसका सर रास्ता निकल सकता है, वरना ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एंडलेस है, वो चलती रहेगी और इससे जो ह्यूमैनिटेरियन लॉस है वो बढ़ते रहेंगे। नहीं तो ठीक है, डिप्लोमेसी से कैसे होगा? डायलॉग और डिप्लोमेसी से क्या हल निकलेगा? आप बताइए। चलिए, आप एक समझदार प्रूडेंट व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, जी इस देश के क्या उसको बोलते हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं। जी सर। आप बताइए आपके विचार से क्या हल है इसका? जी सर। इस युद्ध का क्या हल है? जी सर। सर जो यूएन बॉडीज हैं उनको सबको प्रेशराइज करना चाहिए इजराइल को कि जो भी सिटीजन्स पे हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। पिन पॉइंट अगर जैसे हमने बालाकोट में स्ट्राइक करी, ऐसे कुछ किया जा सकता है जो हमास के आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, वो अलाउ है। लेकिन सर किसी भी कीमत पर जो सिटीजन्स पे हमला किया जा रहा है वो सर मेरे हिसाब से वो कोलेटरल डैमेज। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं आपका डीए फॉर्म देख रहा था, उसमें यू हैव बीन ए वेरी ब्राइट स्टूडेंट इंक्लूडिंग क्या नाम है, योर रैंक होल्डर ऑल्सो एट द बोर्ड एग्जामिनेशन 96% आया, 12th में 9, इवन एट द ग्रेजुएशन लेवल इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यू हैव अ वेरी गुड 7.5 out of 10 CGPA है। Yes, sir. And all of a sudden you go in for an open university और वहाँ आप बिल्कुल आपके आदत चेंज कर लेते हैं फ्रॉम दीज you come over to Hindi literature. There's nothing bad about Hindi literature as such. Yes, sir. But what were the guiding factors that made you change, switch over from a very illustrious educational stream to coming over to open university? क्या दिया था इसमें? यस सर। सर पहले तो ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं आना चाहूँगा। तो सर मेरा एक गोल, जब मैं दिल्ली आया था तो मेरा एक सपना था कि मैं IAS की तैयारी करूँ और इस एग्ज़ाम को मैं क्लियर करूँ। तो सर अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करता पीजी तो मुझे फुल टाइम ज्वाइन करना पड़ता, तो मुझे लग रहा था कि मैं पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा यूपीएससी की प्रिपरेशन को। तो अगर मैं इग्नू से देता हूँ तो पढ़ भी लूँगा और मेरी डिग्री भी हो जाएगी और मेरा ज्ञानवर्धन भी होगा, ऐसा इस वजह से। दूसरा सर जो स्ट्रीम चेंज के ऊपर मैं ये कहूँगा कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के साथ हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट को भी लेने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ सर 3 में से सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट मिलते हैं, जबकि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें 3 सब्जेक्ट मिलते हैं। तो फिर सर मुझे लगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में तो मैं हिंदी पढ़ूंगा ही, तो उसको भी वहाँ कैरी किया सर। और जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स हैं मेरे जीएस में भी काम आने वाले थे, तो इस वजह से उनको भी मैंने बेनिफिशियल माना। और 12th तक जो मैंने हिंदी पढ़ी थी और ग्रेजुएशन में भी मैंने हिंदी पढ़ी और मेरा सर रुचि भी थी उसमें, तो मैंने उसको आगे ऑप्शनल के रूप में भी कैरी किया। तथा अपने जो सीनियर्स थे उनसे बात करी तो उन्होंने भी बताया कि हिंदी का जो सिलेबस है वो थोड़ा छोटा है, उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, उस पर कमांड अच्छे से पा सकते हैं, वो अंकदायी सब्जेक्ट भी है। तो इसलिए सर मैंने हिंदी लिटरेचर को ऑप्ट किया। और इसमें क्या आप रैंक होल्डर भी थे हिंदी लिटरेचर में? 71.18% है। कैसी रैंकिंग थी आपकी? सर ऐसे
कोई रैंकिंग तो मैंने देखी नहीं, क्योंकि कोई बात नहीं है। यस सर। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि आपने अपने इंटरेस्ट में लिखा है राजस्थानी फोक सॉन्ग्स और Yes. कैमल राइडिंग। नाउ कैमल राइडिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, Yes, sir. यू नो। और राजस्थान अपने टूरिज्म के लिए जाना जाता है, यस and tourism, the sector of tourism can give you massive employment, यस सर। and that is what the government is also proposing. Yes, sir. Now, what are the good points about tourism in Rajasthan which can be exported to the other states of the country? And how do you think that we can have more and more number of people visiting India, more and more foreign tourists, which brings not only employment but a lot of revenues to the government? यस सर। क्या आपके सुझाव हैं इसके बारे में? यस सर, पहले सर मैं स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा। सर जो हमारे यहाँ किले, हवेलियाँ और जो महल हैं, उनका हमने अच्छे से यूटिलाइज किया है, जैसे जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो। दूसरा सर जो रिलीजियस टूरिज्म के फैक्टर के रूप में, जैसे खाटू श्याम जी जो मंदिर है, और साथ में अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग टूरिस्ट वहाँ देखने के लिए आते हैं। बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं और डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं। और सर राजस्थान का यूपी और तमिलनाडु के बाद में जो टूरिज्म के सेक्टर में 3rd पोजीशन है। तो सॉरी सर, आप अगला क्वेश्चन रिपीट कर सकते नहीं, आप कौन सी चीज़ों को रेप्लिकेट करना चाहते हैं दूसरे स्टेट्स में, जैसे कि नंबर ऑफ टूरिस्ट, जो भी फॉरेन टूरिस्ट है वो एक ट्रायंगल पर आता है, आपका जयपुर राजस्थान भी आता है, दिल्ली Yes, भी sir. आता है, आगरा भी आता है। Yes, sir. कोई ना कोई आपका एक बहुत एक सॉफ्ट, जिसको कहते हैं सॉफ्ट पावर कहते हैं राजस्थान का, जो कि टूरिस्ट को बहुत अधिक संख्या में Yes, sir. अट्रैक्ट करता है, जो शायद अन्य स्टेट नहीं कर पाता। आप किन आपके कौन से स्ट्रेंथ हैं जो कि आप अन्य जगह देना चाहेंगे, जिससे कि टूरिज्म फुटफॉल और उनके लिए क्या कहते हैं कि यादगार की तरह से आए, कि वो आएंगे लगे क्या जैसे वो अच्छी जगह आकर चले जा रहे हैं। इवन दे आर वेरी स्मॉल कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच अट्रैक्ट्स मच लार्जर नंबर ऑफ टूरिस्ट than what our such a big country like ours, we are not able to attract that many tourists. Yes, sir. So what are the good points about Rajasthan that can be incorporated in the other states Yes, sir. on the tourist front? जी सर। सर सबसे पहले फ्रंट में मैं राजस्थान की मेहमान नवाजी की बात करना चाहूँगा। हमारे पधारो हमारे देश का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेहमान है बाहरी या जो घरेलू मेहमान है जो आते हैं, उनको सर भगवान के रूप में माना जाता है और उनकी सेवा की जाती है। तो सबसे पहले तो सर जो आप टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो तो घुमाएंगे, लेकिन उनको अगर उनके साथ व्यवहार करेंगे तो वो दोबारा भी आएंगे, और जो छवि है उस राज्य की वो भी बनती है। दूसरा सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में हम उभार पाए हैं, जैसे हमारे यहाँ 10 टूरिस्ट सर्किट के रूप में काम कर रहे हैं, तो सर वो भी दूसरा है। तीसरा सर टूरिज्म के साथ साथ हमने अपनी जो लोक और जो कल्चर है हमारी और जो गाने हैं उनको उससे जोड़ दिया है। जैसे आप जयपुर जाएंगे तो वहाँ पे एक चोखी ढाणी का कंसेप्ट है, वहाँ पे आपको मिनी राजस्थान देखने को मिलेगा, जहाँ पे वहाँ के खाना, पोशाक, वहाँ के म्यूजिक, ये सब आपको इकट्ठा मिलेंगे। तो ऐसे सर डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सकता है। फिर सर एक और जो मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ सर, जो जैसे हमारे जो टूरिस्ट ट्रायंगल बना है दिल्ली, आगरा और जयपुर का, तो वो भी जो कनेक्टिविटी बनी है सर, तो वो भी एक अहम हिस्सा इसमें अदा करती है सर। Thank you. अजीत सिंह, यस सर। आप राजस्थान से हैं। जी सर। राजस्थान की एक राजनीतिक ऐसी परिदृश्य होती है कि कोई भी सरकार द्वारा अपना दोबारा टर्म नहीं आ पाती है। Yes, कई sir. सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। जी सर। क्या कारण है इसके पीछे? यस सर। सर पिछले 20-25 साल से हम इसको ट्रेंड को देख पा रहे हैं। उसका सर जो कुछ रीजन में देख पा रहा हूँ, पहला तो सर हमारे यहाँ जो एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर है वो जैसे हर स्टेट में होता है वो ही हमारे यहाँ भी है, लेकिन उसको जो मजबूत इसलिए बन जाता है, हमारे यहाँ कोई थर्ड फ्रंट नहीं है। तो हमारे यहाँ जो दोनों पार्टीज हैं वो लगभग 40% वोट हैं वो लेती है। अगर कोई भी कास्ट समीकरण चेंज हो जाए या फिर कोई इनकम्बेंसी फैक्टर ज़्यादा हो जाए, जो कि नेचुरल भी है, तो वो थोड़ा सा बनते ही सर जो पार्टीज को सीट्स हैं उनमें फ़र्क डालता है। फिर सर हमारे यहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं उसके साथ साथ जो विधायक हैं उनके ऊपर भी वोट डाले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 2003 से लेकर 2018 तक जो सिर्फ 36% जो विधायक हैं जो पुनः चुनाव लड़े थे वही जीत कर आए हैं। पिछली सरकार में लगभग 17 मंत्री हैं वो हार गए थे सर। तो ये रीजन में देख पा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि फोक सॉन्ग जो होते हैं वो उसी स्टेज तक वो सीमित हो जाते हैं। जी सर। इसे नेशनल लेवल तक ले जाने के लिए आप क्या क्या उपाय सुझाइएगा? जी सर। सर जैसा कि कुछ मूवीज में राजस्थानी सॉन्ग्स हैं वो हिंदी मूवीज में भी आए हैं, उनका थोड़ा मॉडिफिकेशन रूप करके। जैसे आपने बन्ना बागा में झूला गालिया ऐसा कुछ सॉन्ग सुना होगा, या फिर तखत चढ़ायो हीर जो हाईवे मूवी थी उसमें था, तो इनके थ्रू बढ़ सकता है। दूसरा सर जो यूट्यूब है
उसमें सर अगर मॉडर्न जो म्यूजिक है उसके साथ उसका फ्यूजन कर दें, तो जिस हिसाब से पंजाबी और जो भोजपुरी सॉन्ग जैसे जिस गति से बढ़ रहे हैं, जो हरियाणवी का हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो उससे हो सकता है। फिर सर थोड़ा सा अगर फोक म्यूजिक में हम जो हिंदी लैंग्वेज है उसका थोड़ा टच रखें, क्योंकि अगर प्योर मारवाड़ी हम बोलेंगे तो सर वो समझ नहीं आएगी किसी के, तो इस वजह से ये ऐसे भी बढ़ सकता है सर। फिर सर सरकार के द्वारा भी इसको प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जैसे कि हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी, तो सर इसमें भी बेनिफिट्स भी दिए गए थे। और सर इसको टूरिज्म जैसे सेक्टर के साथ भी जोड़ा जा सकता है, तो जैसे कालबेलिया डांस को जोड़ दिया गया, जैसे जैसलमेर में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो हवेलियाँ वगैरह है उनके साथ साथ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं, तो उससे भी सर एक इमेज जाती है जरूर। फिर सर एक कबीर यात्रा का कंसेप्ट है हमारे यहाँ रूपायन संस्था और राजस्थान जो पुलिस है वो मिलके ऐसे काम करती हैं। फिर सर एक जो कोठारी जी हैं, उन्होंने जो फोक सॉन्ग्स हैं उनको कूटबद्ध करने का भी बीड़ा उठाया था। जनरली फोक सॉन्ग्स के साथ दिक्कत सर ये होती है कि वो लिखित नहीं होते हैं, वो मौखिक होते हैं, तो अगर उनको कूटबद्ध कर दिया जाए तो वो जीवित रहेंगे और लोगों की रीच तक भी पहुंच पाएंगे वो सर। ये सर मैं देख पा रहा हूँ। आपके पिताजी किसान हैं। यस सर। यदि आप सेलेक्ट होते हैं यस सर। आप खेती में क्या क्या सुधार करना चाहिएगा अपने क्षेत्र में? यस सर। सर एक तो जो हमारे यहाँ पहले से ही जो फव्वारा सिंचाई है वो चल रही है, तो एक तो सर वो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर जो हॉर्टिकल्चर ही सर मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारे मारवाड़ में अनार और खजूर के खेत जो पेड़ हैं वो लगाए जा रहे हैं, उनसे बहुत उत्पादन भी किया जा रहा है। तो जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जैसे गेहूं और जो धान है, सर धान तो नहीं उगता हमारे यहाँ, लेकिन जो होता है वो हम उगाते हैं, वो थोड़े वाटर इंटेंसिव होते हैं, तो वो सर हम बाहर से भी खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसी जो फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर जैसी चीजें हैं वो कर पाएं, जो ड्रिप इरिगेशन सिंचाई है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी। फिर सर प्रिसीजन फार्मिंग के लिए भी हम जैसे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर जो न्यूट्रिएंट है सब्सिडी के द्वारा जो सरकार देती है उसको सर सोइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से जांच कर फिर डाल सकते हैं, कि सिर्फ यूरिया डालने के बजाय सर डीएपी, एमओपी और जो यूरिया है तीनों का मिक्सअप मैं अपनाऊंगा। फिर सर हमारे यहाँ जो 2-3 जैसे फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली, तो होल्डिंग है सर, लैंड होल्डिंग वो थोड़ी सी कम है, तो सब मिलकर अगर उसको उपजाते हैं तो उसमें मैकेनाइजेशन भी बढ़ सकता है और उससे उत्पादकता भी बढ़ सकती है सर। और उसके साथ साथ जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है खेती के अंदर वो भी कम हो सकता है, कि वो मैन्युफैक्चर सेक्टर है उधर भी जा सकते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबलिंग करने का वो किया था। किसानों की एक बड़ी समस्या है, खास करके जो सब्जी वगैरह उगाते हैं, यस सर, उनके पास रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे Yes, एक छोटा कोल्ड स्टोर रहता, वो जब बाजार में जाते हैं मंडी में बेचने, Yes, sir. तो अगर वो शाम हो गया यस सर, तो वो सोचते हैं कि वापस ले जाएंगे, तो उनके पास रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। और कुछ लोग टुकटुकी लगाए रहते हैं कि शाम होगा तो इसी से लेके जाएंगे। जी सर, तो एक तो खेती में मार्जिन कम है, बिल्कुल उसके सर। बाद उनका फसल अगर शाम हो रहा है तो उसको बेच के जाना मजबूरी है, तो Yes, sir. मजबूरी का उठाया जाए। बिल्कुल सर। तो आप क्या कोल्ड स्टोर क्या एक एरिया में लगाना आप इसके लिए सोचते हैं या नहीं? जी सर, सर कोल्ड स्टोरेज भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका यूज लिया जा सकता है। फिर सरकार जो सब्सिडीज देती हैं तो सरकार का भी इसमें योगदान लिया जा सकता भारत है। में जितने आज तक कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं, यस सर, डोमेस्टिक या फिर स्मॉल लेवल पे बनाए ही नहीं गया है। यस सर, ये जो भी बनाए गए हैं वो बड़े अनाज, बड़े फल, जैसे सेब को रखने के लिए, अनार को ये जो छोटे किसान है, एकदम छोटे तबके के जो मंडियों में बेचते हैं, उनके लिए तो कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया गया। यस तो सर, उसके लिए आप क्या कीजिएगा? जैसे इसके लिए सर कुछ तो देसी नुस्खे हम अपना सकते हैं, जैसे जो नीम के पत्ते होते हैं ऐसे कुछ अपना सकते हैं। फिर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बना सकते हैं जो एक गांव में हो और वहाँ पूरा धान इकट्ठा किया जा सकता है, फिर उसके द्वारा जो कनेक्टिविटी जोड़ के फिर मंडी के पास पहुंच जाए। फिर सर कोल्ड स्टोरेजेज और जो गोदाम है वो भी सर इसमें बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें सर सरकार ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एक बड़े पैमाने पे वो नहीं किया जा सकता। फिर इससे सर अगर ये बनाएंगे तो किसानों के पास इनकम भी बचेगी, जो बिचौली अब तक ले लेते थे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। एक अगर बार मॉडल ये स्थापित हो जाता है तो और लोग भी इसको फॉलो करेंगे सर। तो ये सर मैं देखता हूँ। राजस्थान का एक पुष्कर मेला है, वो किस मंथ में लगता है? सॉरी सर, मैं मंथ तो याद ही नहीं कर पा रहा। पुष्कर मेला क्यों प्रसिद्ध है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये। यस सर। पुष्कर क्यों प्रसिद्ध है? जी सर, सर पुष्कर में एक तो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ठीक है, फिर सर पुष्कर का जो पशु मेला है वो लगता है, वहां से टूरिस्ट जो बहुत विदेशी लोग भी वहां पे देखने को आते हैं। फिर सर जो अजमेर एरिया है जहाँ पे ये पड़ता है, तो वहां पे थोड़ा डेजर्ट इलाका है,
तो वो भी उसकी फीलिंग लेने के लिए लोग आते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे सर जो नहाने का एक कुंड है, पवित्र कुंड, उसके लिए भी सर वहाँ पे लोग आते हैं। आप इग्नू से पढ़ाई की हैं। इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है। जी सर। क्या होता है ये ओपन यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्या अंतर होते हैं, कुछ बताएंगे? जी सर। सर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दरअसल ऐसे जो बड़े कॉलेजेस होते हैं जो कि उनको वो अपने आप में तो यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन वो इतनी जो आवासीय सुविधाएं या फिर जो इतने बच्चे हैं उनको वो पढ़ा रहे होते हैं कि उनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देते हैं। इससे सर फायदा ये होता है कि जो ऐसी कॉलेजेस उनको करिकुलम अपना सेट करने में और जो एग्जाम्स कराने में उसमें सुविधाएं रहती है, वो अपने अनुसार कर सकती हैं उसको, और जो अपना विस्तार है सर वो यूनिवर्सिटी का वो कर सकती हैं। ओपन यूनिवर्सिटी का सर कंसेप्ट ये है कि आपको जैसे रेगुलर यूनिवर्सिटी होता है उसमें 7 दिन नहीं जाना पड़ता है, सैटरडे संडे या एक फिक्स टाइम होता है हफ्ते में, और एग्जाम्स हैं वो मंथ ईयर के एंड में ली जाती हैं। उसमें रेगुलर जो चेकअप्स जो लेक्चर्स हैं वो नहीं कंडक्ट कराए जाते। इंडिया का पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा था? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर। अच्छा, कोई बात नहीं। चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट है, क्या है इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी सर। सर दरअसल जो प्राचीन काल में चाइना का जो रेशम मार्ग था जिसके द्वारा चाइना है वो अफ्रीका और यूरोप से व्यापार करता था, उसी कंसेप्ट को पुनर्रिवाइव करने के लिए उन्होंने मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी का मॉडल दिया है, जहाँ पे रेल, रोड और जो पोर्ट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी इन्होंने सुनिश्चित की है। तो इसके द्वारा इन्होंने जो चाइना के जो सिटीज हैं उनको दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप और जो यूरोप है वहाँ तक इन्होंने जोड़ दिया गया है। इसका ही एक सुविस्तार सीपेक जो हम पाकिस्तान में देख पा रहे हैं वो है सर उसका। ये तो अच्छी चीज है अगर जोड़ा जा रहा है, तो ये इसके लिए चाइना से इतना कंसर्न क्यों? इटली हट गया BRI प्रोजेक्ट से, इसमें चाइना की कुछ चाल भी छुपी है क्या BRI प्रोजेक्ट से? जी सर इसके जो 2-3 नेगेटिव मैं ये देख पा रहा हूँ कि पहले तो सर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लगाता है या जो पोर्ट्स डेवलप करता है वो सर ये लोन के रूप में करता है, अपनी डेप्ट जो डिप्लोमेसी है उसके द्वारा, फिर धीरे धीरे उसको हड़प लेता है जैसे कि श्रीलंका में हुआ। दूसरा सर इसके द्वारा जो किसी भी कंट्री की सोवरेंटी है उसको सर वो किया जा रहा है, कमतर किया जा रहा है। जैसे हमारा जो POK है उसके ऊपर से इसको गुजरा गया है, तो इससे हमारी सोवरेंटी भी हर्ट होती है। तो ये सर मैं देख पा रहा हूँ 2-3 रीजन। ये बताइए, राजनीति जब लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे थाम लेता है। जी सर। ये कथन किसका है? सर ये दुष्यंत कुमार जी का है जहां तक मैं याद। रामधारी सिंह दिनकर। सॉरी हाँ सर, रामधारी सिंह दिनकर जी का ही है। रामधारी सिंह दिनकर की सबसे आप पढ़े रामधारी सिंह दिनकर को? हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा आपने। यस सर। तो उनकी आपको पसंदीदा कुछ बताएंगे, उनकी कृतियां जो आपको पसंद है रामधारी सिंह दिनकर जी की? जी सर, हमारे यहाँ एक काव्य लगता है कुरुक्षेत्र, तो वो कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपनी जो युद्ध दर्शन है और जो अपना मानववाद है वो प्रदर्शित किया है। तो उन्होंने सर उनकी कुरुक्षेत्र की विशेष बात ये मानी जाती है कि अपने हक के लिए आदमी को हिंसा का सहारा भी लेना पड़ सकता है, वो उन्हें अलग बनाती है। जैसे सर एक बीच में एक संदर्भ आता है कि छीनता है स्वत्व को तो तू तप और त्याग से काम ले, पुण्य है विच्छिन्न कर देना, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। ऐसे करके कि अगर तेरा कोई छीन रहा है तो अपने आप हाथ पे हाथ धरे रहकर मत बैठो, उसको उसका हाथ काट के अपना हक ले लो। चलिए बढ़िया। फणेश्वर नाथ रेणु का नाम सुना आपने? यस सर। कहाँ के हैं सर? ये बिहार के रहने वाले थे। इनकी रचना? सर मेलांचल एक जो उपन्यास है वो हमारे उसमें लगता है साहित्य में। वेरी गुड सर, थैंक यू। आपने जिक्र किया थोड़ी सी इश्यूज हैं जैसे कि विमेन का सोशल इश्यूज और बच्चों का वगैरह वगैरह, तो आप जब इस पोजीशन में आएंगे कि वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस कर पाए, कुछ कर पाए, तो सबसे पहले अपोजिशन होगा, प्रॉब्लम्स भी आएंगी। यस सर। किसी भी सिस्टम को चेंज करना कोई आसान नहीं है। आप अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे अंदर से? आपका जो लॉ सिस्टम है, बाकी सब चीज़ें हैं, सपोर्ट है, वो ठीक, अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे आप एनहांस करेंगे फ्रॉम योर इनर साइड? यस सर। सर जिन प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करेंगे या टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे जिनकी वजह से आप अपना इनर को मजबूत कर पाएं, ताकि यू आर एबल टू फेस द सिचुएशन, पीपल एंड इम्प्रूव द सोशल फ्रंट।
जी सर जैसे ही मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आऊँगा तो मैं संविधान की शपथ लेता हूँ, तो जो संवैधानिक मूल्य है समानता स्वतंत्रता का, तो मुझे ये तो पता है कि मैं उनसे कमिटेड हूँ। फिर सर एक प्रोग्रेसिव सोच के रूप में मैं ये देखता हूँ कि जो प्रथाएं थी या जो कुरीतियां थी जो हमारे समाज का हिस्सा बन चुकी थी प्राचीन समाज का, तो एक सभ्य समाज के लिए भी आवश्यक है कि जो प्रथाएं अप्रचलित हो चुकी है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। तो सर मैं वो भी करूंगा। और सर इसकी शुरुआत में सर अपने व्यक्तिगत जीवन से करूंगा कि मेरे परिवार में या मेरे जो नजदीकी सगे संबंधी हैं, अगर वहां पे कहीं पे ऐसा होता है तो मैं उनको रोकूंगा, और अगर फिर भी वो ऐसा करते हैं तो सर मैं वहाँ बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होऊंगा उन एक्टिविटीज में, तो मैं प्रेजेंस करूंगा अपने समाज में। मेरे समाज के सर जो भी लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, तो उनसे बात करूंगा। और जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रथाएं, जैसे दहेज प्रथा है या जो मौसर है, मृत्यु भोज है, तो उनको सर बंद भी कर दिया गया है। तो मुझे लगता है सर जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है तो लोग मानेंगे भी, और एज ए इन्फ्लुएंसर पर्सन के रूप में भी सर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाता हूँ, तो वो मेरी जो बोलने की जो ऑथेंटिसिटी है वो भी आएगी। और मुझे लगता है कि सर मैं उनको परसुएड कर पाऊंगा, मैं उनको बता पाऊंगा कि जो एक महिला का बाल विवाह कर देने से ना सिर्फ जो महिला है बल्कि उसका जो बच्चा है उस पर भी खराब प्रभाव पड़ता है, वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होता है। एक महिला को अगर शिक्षित कर दिया जाए तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। ये सब सर मैं बताऊंगा लोगों को। नहीं, वो सब ठीक है, ये बाहरी स्टेप्स है कि आप इन एक्शंस को लेंगे जिसकी बदौलत ये प्रॉब्लम मिटिगेट हो सकती है। यस सर, टू लेवल। लेकिन जो आपकी जो प्रॉब्लम होगी खुद के ऊपर, बिकॉज ऑपोजिशन इतना होगा, यस सर, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो एथिकल नहीं होंगे, यस सर, आपके ऊपर दबाव आएगा, यस सर, आप कैसे सहन करते हैं, कैसे आप अपने आप को बढ़ाते हैं, अंदर से कैसे बढ़ाते हैं, इनर स्ट्रेंथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कैसे बढ़ाते हैं, मेरा सवाल हुआ। यस सर। सर इसको तो सर मैं ऐसे देखूंगा कि सर मैं जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाऊंगा इस मामले में, कि इस मामले में पहले तो मैं प्यार से बात करूंगा सर। वो तो आपने कह दिया कि मैं उनको ठीक कैसे करूंगा, यस सर। अपने आप को कैसे बढ़ाओगे, मेरा सवाल तो ये। सर जो भी संवैधानिक मूल्य है मेरे, या जो भी मेरे वैल्यूज हैं सर, उन पे मैं अड़ी रहूंगा। हाँ ठीक है, तो वैल्यूज कैसे बढ़ेंगे, अब यही तो इशू है, वैल्यूज कैसे बढ़ेंगी, आपके बिलीव्स कैसे चेंज होंगे, यस सर, आपकी सोच कैसे चेंज होगी। यस सर। सर एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में, एक प्रोग्रेसिव मैन के रूप में मैं जानता हूं सर कि जो जो समस्या इनके कारण पैदा हो रही है तो वो मेरे दिमाग पे असर करती है, कि अगर ये समस्याएं चलती रहेंगी ना तो हम सभ्य समाज के रूप में आगे बढ़ पाएंगे, ना ही देश के रूप में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं एज ए पर्सन के रूप में सर उसमें कुछ योगदान दे पाता हूँ, तो मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा कि उनसे प्रभावित नहीं हूँ। और जब ऐसा अपोजिशन आता है मेरे खिलाफ तो सर मुझे लगता है कि ये अपोजिशन शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे लोगों को फायदा दिखेगा तो वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व होंगे सर। आई एग्री विद यू। क्या आप स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करना चाहेंगे? यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी? पहले Yes, तो ये sir. समझे, रिलीजन की बात नहीं कर रहा, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की बात कर रहा हूँ। क्या आप आध्यात्म की तरफ से उस स्ट्रेंथ को लेके अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे? यस सर, ये भी एक पक्ष हो सकता है। उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं, वो कैसे करेंगे, चलिए और गिव इट अ थॉट। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी? यस सर। सर मुझे लगता आर है द सेम सिनोनिमस चीजें हैं कि अलग अलग चीजें हैं? जी कि सर, थोड़ा सा ओवरलैप भी है? जी सर। सर मुझे लगता है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी है सर, वो पृथक पृथक भी चल सकती हैं। रिलीजन में सर जो मान्यताएं होती हैं वो सर स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकती है, लेकिन सर स्पिरिचुअलिटी कुछ प्रथाओं को मानने की बजाय वो सर जो कुछ उच्चतर सत्य हैं उनकी बात करती है, जैसे जो आत्मा या फिर जो मनुष्य के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं अंदर के सर, उन पे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है। जबकि धर्म का विषय सर ऐसा पैदा हुआ कि जब मनुष्य अपनी शक्ति से बाहर कुछ चीज़ों को देख पाता है जिनका एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं होता है, वो चीजें उससे अलग आ related। जाएंगी। ओके, सो जस्ट स्टडी, फाइंड आउट फ्रॉम द नेट डिफरेंस बिटवीन रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी। जी सर। What are the techniques in spirituality which you can adopt so that you can strengthen your inner self? यस सर, When you strengthen your inner, the outer will improve. यस सर, You will be able to do things with greater efficiency. आप आराम से चीज़ों को कर पाएंगे, समझा पाएंगे और रिजल्ट और अचीव कर पाएंगे। जी सर। Give it a thought. यस सर, जैसे सर मैं इसका जो अर्थ समझ पा रहा हूँ, जो योग और जो विपासना जैसी पद्धतियाँ हैं जिसके द्वारा आदमी अपने आप को काम रख सकता है, और जो सर एक स्थिति प्रज्ञा का एक कंसेप्ट आता है, गीता में भी आता है निष्काम कर्म या स्थिति प्रज्ञा, तो उसमें सर ये होता है कि अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना होने दें, खुशी की स्थिति में बहुत ज़्यादा खुश ना हो
और दुख की स्थिति में एकदम से मारा पीटी ना अभी हो। आप थोड़ा सा उस अलाइनमेंट में आ रहे हैं जो मेरा प्रश्न था। ठीक है, आई अंडरस्टूड। गिव इट अ थॉट और थोड़ा सा उसको स्टडी करें जी सर। फ्रॉम नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। जी सर, देखूंगा सर मैं इसे। राइट। थैंक यू सर। आपका हमने देखा ये ऑप्शन सर्विस का IFS को 5 पर रखा है आपने, यस सर। क्यों? सर इसका एक होम रीजन, सिकनेस, जी होम सर। सिकनेस। नहीं सर, हाँ सर, कुछ ये भी एक फैक्टर हो सकता है क्योंकि सर मैं गांव में ही रहा हूँ और मुझे जो पब्लिक टच वाले जो काम है वो अधिक आकर्षित करते हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो सर मैं IFS में भी सर्व करूंगा, लेकिन जब एक प्रायोरिटी भरने की बात थी तो मैंने इसको सर 5वें पे रखा। कास्ट सर्वे की जो बात हो रही है, जी सर। एक स्टेट में हो गया और एक जो कर रहे हैं, ये इसका क्या, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? जी सर। सर इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमारे जो पहले के जो कास्ट सर्वे के जो आंकड़े हैं वो बहुत प्राचीन है और जो रिजर्वेशन कास्ट बेसिस पे मिला हुआ है वो सर उसको प्रासंगिक करने की बात है, क्योंकि कुछ जो कम्युनिटीज हैं वो इसका लाभ ले चुकी है। उसका जो पूरा लाभ पूरे OBC वर्ग तक वो सर सीमित उसके उस तक प्रसारित नहीं हो पाया है। तो इस उद्देश्य से वहाँ पे कास्ट सर्वे किया गया है कि सबको हक है, वो प्रतिनिधित्व है वो मिले। वो तो है, लेकिन कास्ट विद इन द कास्ट ऑल्सो, बैकवर्ड Yes, sir. कास्ट है जो भी, वहाँ भी तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक हो सकता है। कुछ लोगों को, जैसा आप कह रहे हैं, फायदा मिल चुका है, कुछ को बिल्कुल नहीं कुछ मिल रहा है, तो वहाँ भी तो एक क्राइटेरिया बन सकता है ना EBC का। ये सर OBC में ऑलरेडी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू हो चुका है, जहाँ पे 8 लाख से कम इनकम जिनकी है वो ही उसका फायदा ले रहे हैं, उसके बाद वाले हैं वो फायदा नहीं ले रहे हैं। और जी सर। बाकी सब कम्युनिटीज में आपके ST SC वहाँ पे सर SC ST में अभी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं लागू किया गया। उसके पीछे का रीजन ये दिया गया है सर कि जो SC ST का जो पिछड़ापन है सर वो सर आर्थिक से ज्यादा सामाजिक है सर। सामाजिक, ठीक है, ओके ओके। ये संगीत की बात हो रही थी, जी सर। तो जो फोक सॉन्ग्स राजस्थान में है, आप नेशनल फोक सॉन्ग्स और जगह का कहीं देखेंगे तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, Yes, किसी sir. ऋतु से उससे जुड़े हुए हैं। Yes, sir. ऐसा राजस्थान में कुछ है क्या? जैसे यहाँ आप देखेंगे अगर चैती है तो अप्रैल के महीने में गाया, तो ऐसा कुछ राजस्थान में कुछ सीजन से जुड़ा हुआ कुछ संगीत भी है? सर त्योहारों से, और जैसे फसल काटने हैं या कोई पति है बाहर चला जाता है तो उसके संबंध में, जैसे कुर्जा है सर, तो हर एक फोक सॉन्ग सर जो वहाँ की स्थानिक कल्चर है उसको डिनोट करते हैं, तो उसके जो जरूरत है उसके हिसाब से सर हर एक राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन फिर भी सर जो ऐसे कंसेप्ट हैं जैसे कि विरह का हो गया, या फिर कोई पति बाहर प्रवास चला जा रहा है वो हो गया, जैसे होली के ऊपर चंग है, तो सर ये अलग अलग तो होते ही हैं सर। ओके। तिलोनिया का नाम सुना है आपने? तिलोनिया अजमेर में है, अजमेर के पास है। सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा। डेजर्ट फेस्टिवल कब होता है आपके यहाँ? सर डेट तकरीबन महीना बता दीजिए। सॉरी सर मैं याद नहीं कर उसका डेजर्ट उसका Yes. होता नहीं है कोई डेट फिक्स, क्योंकि वो उसको सन से और मून से उसको गवर्न होता है, वो उसका कोई डेट फिक्स नहीं होता है। Thank you, मैं एक दो और छोटा मोटा क्वेश्चन, राष्ट्र हमारी केंद्र का भाषा नीति क्या है? यस सर। सर जैसा कि संविधान में भी वर्णित है, हमारे जो 22 भाषाएं हैं उनको राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है सर। तो हिंदी भी सर एक राष्ट्रीय भाषा है और एक संपर्क भाषा के रूप में भी काम करती है, जहाँ पे जो पूरे देश के लोग हैं वो एक भाषा में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो हिंदी की जो बोलने वालों की तादाद है सर वो 40% के पार है, तो ये भी इसे एडवांटेज देते हैं इसके लिए। आखिरी प्रश्न ये बताइए कि आपको लगता है कि हिंदी में इतनी क्षमता है कि वो विश्व का एक वो बन पाए, मैंने एक संपर्क भाषा बन सकती है? ऐसा है हिंदी में वो ग्रिट? ये सर बिल्कुल हो सकता है सर, जब इसमें वैज्ञानिक शोध और जो पढ़ाई लिखाई के अधिक अवसर मिलेंगे, या जो इसकी जो भारत की जो इकोनॉमी है जैसे जैसे उसमें सर, जैसे कंजप्शन इकोनॉमी हमारी, उसके कारण हमारे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इस वजह से भी जो बाहर के देश के लोग हैं वो हिंदी को सीख रहे हैं। तो अगर उसके साथ जुड़ जाएगी, व्यापार की भाषा बन जाएगी सर, तो बिल्कुल इसका प्रसार होगा। तो ये मानता हूँ सर। नहीं, लेकिन वो उसको करने के लिए तो बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। यस सर। तो आप जैसे अभी कर रहे हैं कंजम्पशन, हमारा कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी अब कर रहे हैं, इंडिया है सर, एक जो हमारी इतनी 140 करोड़ की आबादी है उसके कारण एक कंजम्पशन मार्केट बनता है। कंजम्पशन मार्केट की वजह से। ओके, यस थैंक यू। थैंक यू सर। खड़ा साहब आपका इंटरव्यू तो समाप्त हो गया।
Yes, sir. बाकी पर्सनालिटी वगैरह सब चीज ठीक है। कब है इंटरव्यू आपका? 7 फरवरी को सर। हाँ तो बहुत नॉर्मल है। बस एक चीज है कि कुछ चीजों में तुक्का मत मारने की कोशिश की। यस सर। जैसे आपने फर्स्ट यूनिवर्सिटी नहीं बताई, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी नहीं बता पाए, कोई दिक्कत नहीं। साउथ की थी ना, कौन सी थी? हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद की। सब देखूंगा मैं। ठीक है।